जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। एक क्लास एक टॉपिक फिनिश के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति से संदर्भित जो भी बातें बन सकती हैं, इस एक ही सेशन में हम करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो निर्वाचन से लेकर हो, चाहे वो उनकी नियुक्ति से लेकर हो, चाहे उनके महाभियोग से लेकर हो, चाहे उनकी शक्तियों से लेकर के हो, जो भी संपूर्ण बातें राष्ट्रपति से या महामहिम से बन सकती हैं, आज हम उनको उन सब बातों को एक ही सेशन में एक टॉपिक एक क्लास एक टॉपिक फिनिश के अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन करते चलिएगा ताकि लास्ट टाइम पे आप जब एग्जाम आए तो उसमें रिवीजन आप कर सकें। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दें कि जो राष्ट्रपति पद है वो भारतीय संविधान के भाग पांच में अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक आपका राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। अगर मैं इसी 52 से लेकर के 78 तक की बात करता हूं तो ये संघ की कार्यपालिका के बारे में बताता है। तो संघ की कार्यपालिका के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आपका 52 से लेकर के 78। संघ की कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे लोग आते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करता हूं तो इनके पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। जितने भी काम होते हैं भारत में सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य भारत में संपन्न होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, अगर मैं कार्यपालिका के प्रधान की बात करता हूं तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान आपका कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? यानी कि नाम मात्र का प्रधान आपका राष्ट्रपति जी होते हैं। वहीं अगर मैं वास्तविक प्रधान की बात करता हूं या वास्तविक मुखिया की बात करता हूं कार्यपालिका के, तो वो आपका प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं इनके निर्वाचन को लेकर के। अगर निर्वाचन की बात करोगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है इसमें भाग कौन कौन लेता है? तो संसद के जो सदन है, दोनों सदन कौन कौन से? आपका लोकसभा और आपके राज्यसभा के संसद के सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन से सदस्य? तो आपके निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। ठीक है, और जो राज्य हैं वो राज्य की विधानसभाओं के, जो भी राज्य में विधानसभाएं बनी हुई हैं उन विधानसभाओं के भी कौन से सदस्य? तो आपके निर्वाचित सदस्य मिलकर के आपका निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। तो कौन कौन सदस्य होते हैं? संसद के सदनों के जो लोकसभा राज्यसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, याद रखना निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। यहां तक कि जो आपकी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं यानी कि यूटीज है, एक आपका दिल्ली में विधानसभा है और एक आपका पुदुचेरी में विधानसभा है। तो इन दोनों के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैं राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता हूं तो इसका जो चुनाव है वो आपका अनुच्छेद 54 बताता है कि चुनाव होगा, है ना। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। कौन सा प्रतिनिधित्व होगा? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। अनुपात में राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व को बांटा जाएगा। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा जो अनुच्छेद 54 बताता है। ठीक है, वही अनुच्छेद 55 की बात करता हूं तो अनुच्छेद 55 में आपके निर्वाचक मंडल के बारे में बताया जाता है। जो आपके निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे? संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है,
अब मैंने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, तो इसमें संसद का भी प्रतिनिधित्व होता है, संसद के सदनों का भी, और इसमें राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो क्या हम इनके जो मत होते हैं, जो उनके मत का मूल्य है, क्या हम एक समान मान लें? तो ऐसा नहीं होता है। वहीं अगर मैं राज्यसभा का जो विधानसभा का जो मेंबर होता है, उसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसको एमएलए कहा जाता है, या इसको विधायक कहा जाता है। तो एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? तो ऐसे निकालते हैं कि राज्य की जनसंख्या जिस राज्य में विधानसभा है, उस राज्य की जनसंख्या में भाग देते हैं किसमें? उस राज्य में कितने निर्वाचित आपके एमएलए हैं। तो निर्वाचित कुल एमएलए की संख्या, निर्वाचित कुल एमएलए की संख्या या सदस्य की संख्या से क्या कर देते हैं? भाग देते हैं, और सहूलियत के लिए 1/1000 से भाग लगा देते हैं। तो यहां पर एमएलए के एक मत का मूल्य आपका निकल करके आता है। वहीं हम संसद के सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जहां एमपी जिनको कहा जाता है। तो एमपी के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? तो एमपी के मत का मूल्य निकालने के लिए आपको जो निर्वाचित कुल एमएलए की संख्या है, उसमें, या ऐसे कह लीजिए कि जो एमएलए के मत का मूल्य निकल के आया है, उसमें निर्वाचित एमपीज की संख्या से क्या कर देंगे? हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो जितने भी निर्वाचित आपके एमएलए हुए हैं, ठीक है, उसमें आप निर्वाचित जितने भी एमपीज हैं, उनकी संख्या से आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपका एक एमपी के मत का मूल्य निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप मत के मूल्य के बारे में याद रख सकते हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं, तो निर्वाचन कोटा उसको प्राप्त करना होता है जब भी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जाता है। तो यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर जब निर्वाचन के लिए व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले उसको राज्यसभा या लोकसभा के किसी भी सदन से उसको, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, उस व्यक्ति को 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। ठीक है, और 50 उसके मतलब हस्ताक्षर करता होंगे। ठीक है, कौन होंगे? तो हस्ताक्षर करता होंगे, यानी कि 50 व्यक्ति कहेंगे कि हाँ, हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं, और 50 व्यक्ति उस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 100 व्यक्तियों की सहमति होनी चाहिए किसी भी राष्ट्रपति कैंडिडेट को खड़ा होने के लिए। ठीक है, उसके बाद 15,000 रुपए की जमानत राशि उसको जमा करनी पड़ेगी। कितने की राशि? तो 15,000 की जमानत राशि उसको जमा करनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति चुनाव में जितना मत पड़ा है, जितना भी वोट पड़ा है, अगर कोई भी कैंडिडेट 1/6 से कम अगर मत लाता है, कम अगर मत लाता है, तो उसकी जमानत राशि को वापस नहीं किया जाएगा। अगर 1/6 से कुल पड़े वैध मतों से 1/6 से ज्यादा लाता है, तो उसकी जमानत राशि को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर ली थी हमने मत के, एमएलए के मत का मूल्य निकाल लिया था, और आपके एमपी के मत का मूल्य निकाल लिया था। अब जब राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो उनके लिए एक निर्वाचन कोटा बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आम चुनाव चल रहे हैं, उसमें आपका एमपी जो चुना जाएगा, वो फर्स्ट, कौन सा सिस्टम लागू होगा यहाँ पर? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। यानी कि मान लेते हैं कि 100 वोटर थे या 100 आपके मतदाता थे, जिसमें से मात्र आपके 60 लोगों ने क्या करा? मतदान किया। और 60 लोगों ने मतदान किया था, वो 4 कैंडिडेट को किया था, जिसमें ए, बी, सी और डी कैंडिडेट आपके खड़े हुए थे। अब इसमें मान लेते हैं कि इसको आपका 30 वोट मिला ए को, और इसको आपका 10 वोट मिला, इसको आपका मान लेते हैं इसको 15 मिला, इसको 10 मिला, और इसको 5 मिला। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि 60 मतदान हुआ था, 100 व्यक्ति थे, 60 ने मतदान किया, तो इसमें ए को कितना मिला था? ए को 30 मिला था। तो यहां पर ए को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे मतदान को, ऐसी मत पद्धति को आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हो। ठीक है, वहीं राष्ट्रपति की बात करता हूं, तो वहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को लागू नहीं किया गया है। यहां पर एक निर्वाचन कोटा बनाया गया है, जो होता है आपका कि कुल वैध मत, जितने भी आपके वैध मत पड़े हैं, कुल वैध मत, उनका आधा कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए।
ठीक है। तो ये अगर कोई भी व्यक्ति कोटा प्राप्त करता है, निर्वाचन कोटा प्राप्त करता है, तो उसको राष्ट्रपति विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब ये कैसे कोटा मिलता है, कैसे कोटा इसको प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। तो इसके बारे में जानकारी के लिए मान लेते हैं टोटल आपके 1000 वोट थे। टोटल कितने मत पड़े आपके, मान लेते हैं 1000 मत पड़े। अब 1000 मत के लिए जो निर्वाचन कोटा बनेगा वो कितना बनेगा? तो निर्वाचन कोटा तो बनने वाला है, मैंने कहा था कुल वैध मत उसका 2 कर दीजिए बटे में और +1 कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से जो निर्वाचन कोटा बन के आया वो 501 आया। यानी कि जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको अगर 501 मत अगर मिल जाते हैं तो वो राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। यहां मैं मान लेता हूं कि यहां पर ए, बी, सी और डी आपके 4 कैंडिडेट खड़े हुए। तो 4 कैंडिडेट ने अप्लाई किया राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, और वहां पर जो भी मत डालता है उनको एक बैलेट पेपर दिया जाता है, जिस बैलेट पेपर में उनको वरीयता भरनी पड़ती है कि मैं इसको पहले नंबर पर राष्ट्रपति बनना देखना चाहता हूं, कि मैं इसको दूसरे नंबर पर, मैं इसको तीसरे और मैं इसको चौथे नंबर पर राष्ट्रपति बनना देखना चाहता हूं। तो जिसको भी वो पहला चाहेगा तो पहले नंबर पर उसकी वरीयता भरेगा। ठीक है। अब 501 निर्वाचन कोटा है, 1000 मत थे टोटल। अब मान लेते हैं कि पहले चरण की मतगणना हुई। तो पहले चरण की मतगणना में अब क्या होगा, पहले चरण की मतगणना में मतों को गिना जाएगा। मान लेते हैं कि यहां पर आपका जो ए था इसको 400 मत मिले। कितने मिले? 400 मत मिले। यहां पर बी को मान लेते हैं 300 मत मिले। ठीक है। यहां पर इसको 100 मत मिले, और यहां पर आपको इसको 100, यहां पर 200, और यहां पर डी को मान लेते हैं 100 मत मिले। समझना कि पहले चरण की जो मतगणना हुई तो यहां पर सबसे कम जो वोट मिले थे वो आपके डी को मिले थे। किसको मिले थे? डी को मिले थे, जो 100 वोट थे केवल। अब इस मतगणना में अभी तक 501 किसी को नहीं मिला है, तो इसका मतलब यह है कि द्वितीय चरण की मतगणना होगी। द्वितीय चरण की मतगणना होने से पहले यहां जो डी के मत हैं, डी को यहां से निकाल दिया जाएगा इस श्रेणी से, और इसके मत को हस्तांतरित किया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यहां पर अपनाई जाएगी और एक एक वोट को इसका ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि 100 लोग जो थे वो चाह रहे थे कि डी राष्ट्रपति बने, लेकिन उसमें प्रेफरेंस भी तो भरी होगी, वरीयता भी तो भरी होगी। तो उस कंडीशन में मान लेते हैं कि 100 में से जो मत निकले, यहां पर 20 मत निकले आपके ए के, डी के में से 20 मत निकले आपके ए के, और यहां पर आपके 70 मत निकले आपके किसके? बी के, और 10 मत निकले यहां पर सी के। ठीक है। तो 100 मतों का हस्तांतरण कर दिया गया। अब यहां पर द्वितीय चरण की मतगणना में यहां पर 420 आपका किसको मिला? ए को मिल गया, और 370 आपका किसको मिल गया? बी को मिल गया, और सी को आपका 210 मिल गया। अब भी किसी को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 501 किसी को नहीं मिला है। ठीक है। अब क्या होगा? अब सी को उठाया जाएगा, सी के मतों को उठाया जाएगा और इसको यहां से निकाला जाएगा, और 210 को यहां पर बांट दिया जाएगा। तो ए और बी में 210 को यहां पर बांट दिया जाएगा, जिसमें मान लेते हैं 200 मत आपके बी को मिले, और यहां पर केवल 10 मत आपके ए को मिले थे। तो तृतीय चरण की मतगणना में आप देख पाओगे कि यहां पर ए को केवल 430 वोट मिले हैं, और यहां पर 570 वोट आपका बी लेकर के आ गया है। ठीक है। तो यहां पर आपका अब कोटा प्राप्त हो चुका है बी को, और बी विजयी हुआ। बधाई हो, आप राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है। तो विजयी हुआ और राष्ट्रपति इसको बना दिया जाएगा। तो कौन? आपका बी राष्ट्रपति बन गया। यहां मैं एक बात आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहां ए को प्रथम चरण की मतगणना में 400 मत मिले थे, लेकिन अंतिम चरण में जाकर के, जो मान लेते हैं कि तृतीय चरण में जाकर के आपका 570 वोटों के साथ बी विजयी हो गया, जबकि उसको प्रथम चरण में 300 मत मिले थे। तो यहां जब निर्वाचन कोटा की बात होती है तो यहां पर कोई डिसाइड नहीं कर पाता कि पहले अगर चरण में इसको ज्यादा मिले हैं तो लास्ट में जाकर के यही जीतेगा। ठीक है। तो जरूरी ये भी नहीं है। ठीक है। तो यहां पर बी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। आशा करता हूं कि यह आपको निर्वाचन कोटा राष्ट्रपति से संबंधित समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। योग्यताओं की बात करता हूं, इसकी योग्यताओं की बात करता हूं तो सबसे पहला भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति की योग्यताएं, सबसे पहला भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी हो। 35 वर्ष की आयु कैसी हो? पूरी हो।
तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जो निर्वाचन आपकी सूची होती है उसमें इस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। और चौथा होता है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बेसिकली लाभ के पद की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, व्याख्या नहीं है, क्लियर व्याख्या नहीं है। माना जाता है कि लाभ का पद ऐसे पद को कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति इस ऐसे पद पर ना हो जहां जो आय का स्रोत है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा हो। ठीक है, अगर शपथ की बात करता हूं तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 60 है वो शपथ के बारे में बताता है। और राष्ट्रपति शपथ, आपका राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो आपको पता है, राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बात करता हूं तो महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया, एक तो ये होती है कि वो स्वेच्छता से अपना त्याग पत्र, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई के द्वारा दिलाई जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लागू कर करके आपका राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग है जब संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को अभियोग मींस होता है आरोप, और महा मींस महा आरोप लगाना। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आपकी अनुच्छेद 61 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि लोकसभा से महाभियोग की प्रक्रिया का चलन स्टार्ट हुआ। पहली बात यह समझनी है कि लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदनों से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। लोकसभा से अगर ये महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य सहमत होने चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, कि हम महाभियोग लाने के लिए उत्सुक हैं या महाभियोग लाना चाहते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध, तो 1/4 सदस्य सहमत होने चाहिए। उसके बाद जिस सदन में आएगा, मान लेते हैं लोकसभा में आया, तो लोकसभा में आने के बाद इसको 2/3 2/3 बहुमत से इस विधेयक को पास होना होगा। 2/3 बहुमत से। यहां पर एक बहुमत काम करता है जिसको विशेष बहुमत कहा जाता है और जिसको 2/3 बहुमत के नाम से भी जानते हैं, और वो होता है कुल सदस्य संख्या। जो कुल सदस्य संख्या है, चाहे वो राज्यसभा में हो, ठीक है, चाहे वो आपकी लोकसभा में हो, तो कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 2/3 इस बहुमत से अगर ये विधेयक पास होगा तभी माना जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से पास होता है तो उसी क्षण राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, इससे पहले महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व मतलब कह सकते हो 14 दिन पूर्व एक नोटिस दिया जाता है कि हम आपके खिलाफ 14 दिन बाद आपका महाभियोग लाने वाले हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति अपना संरक्षण कर सके। ठीक है, तो महाभियोग भी आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आगे बात करता हूं शक्तियों में, तो कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, तमाम तरह की शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। कार्यकारी शक्तियों में ये प्रधानमंत्री, ठीक है, आपके कैग, ठीक है, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आपके तमाम तरह के पदाधिकारियों की क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। ठीक है, तो कार्यकारी शक्तियों में नियुक्तियों से संबंधित शक्तियां आती हैं। वहीं विधायी शक्ति में आपको पता है कि जब आपका जो भी सत्र चलना होता है स्टार्टिंग का, तो सत्रों को आहूत करने का या सत्रों को अवसान करने का जो अधिकार है वो आपका राष्ट्रपति को होता है। और जो भी कानून बनते हैं भारत में वो सब राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं। वित्तीय शक्तियों में आपको पता है कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, और जो आपका वित्तीय वार्षिक विवरण है जिसको आप बजट के नाम से जानते हो, इसको भी आपके राष्ट्रपति जी पटल पर रखते हैं, सदन के पटल पर रखते हैं। सैन्य शक्तियों की बात करता हूं तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो आपके राष्ट्रपति होते हैं। युद्ध की घोषणा करना, युद्ध को विराम करना राष्ट्रपति की शक्ति होती है। आपातकालीन शक्ति की बात करता हूं तो आपके 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं।
तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। ठीक है, वहीं आपातकाल की और बात करता हूं तो 356 आपका राष्ट्रपति शासन आता है। तो 356 में राष्ट्रपति शासन की भी घोषणा आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। वहीं 360 की बात करता हूं तो वित्तीय आपातकाल 360 बताता है और वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं, अगर मैं आगे बात करूं उसकी शक्तियों की, तो इसके पास वीटो की शक्ति भी है। वीटो की शक्ति क्या है कि जब कोई विधेयक मान लेते हैं कि कोई विधेयक लोकसभा से आया, कोई भी मान लेते हैं कि राज्यसभा से या लोकसभा से आया, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में गया, ठीक है, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास जाने वाला है। लोकसभा में कोई भी बिल या विधेयक तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति के उस पर साइन नहीं हो जाते, और एक्ट या अधिनियम तब बनेगा जब राष्ट्रपति के साइन होंगे। तो मान लेते हैं अनुच्छेद 111 वीटो की शक्ति देता है। लोकसभा से कोई बिल आया, राज्यसभा में गया, राष्ट्रपति के पास जाए, और राष्ट्रपति के पास 3 तरह की शक्तियां हैं। पहली शक्ति होती है कि वो आपको सहमति दे दें, ठीक है, सहमति दे दें, या फिर असहमति दे दें। असहमति को ही हम वीटो शक्ति कह रहे हैं, निषेधाधिकार इसको कहा जा रहा है, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार का मतलब ये है कि मुझे राष्ट्रपति ये कहता है कि आप दोबारा इसको देख लीजिए। अगर वही वो जो बिल था अगर एज इट इज लोकसभा ने या राज्यसभा ने राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के पश्चात लौटाया है, तो राष्ट्रपति जी बाध्य होंगे पुनर्विचार के बाद आई हुई जो भी बिल है उस पर साइन करने के लिए। ठीक है, अब जब हम असहमति की बात करते हैं तो यहाँ पर वीटो आपका सामने आता है। तो वीटो की शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई है। सबसे पहले आत्यांतिक वीटो होता है। आत्यांतिक वीटो ऐसा वीटो है जिस पर अगर वीटो ला रहे हैं राष्ट्रपति तो इसको सदन के विशेष बहुमत के द्वारा खारिज किया जा सकता है। निलंबनकारी वीटो जो होता है इसको सदन के साधारण बहुमत के द्वारा खारिज किया जा सकता है। और पॉकेट वीटो अगर लेकर के आ गए तो पॉकेट वीटो को किसी के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने विचाराधीन रख लेते हैं, और कब तक रखते हैं? अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, तो पॉकेट वीटो का उपयोग 1986 में राष्ट्रपति आपके ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। जो आपका विधेयक राजीव गांधी की सरकार डाक विधेयक जो आपका लेकर के आई थी, डाक संशोधन विधेयक था, और इस पर ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। आशा करता हूं कि पॉकेट जो वीटो की शक्तियां हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात करता हूं तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश क्या है कि अति आदेश, यानी कि ऐसा आदेश जो तत्काल प्रभावी होना चाहिए। मान लेते हैं कि समाधान होता है राष्ट्रपति को कि इस विषय पर कानून बनाने का बहुत ही जल्दी या बहुत जरूरी है, और उस कंडीशन में आपके सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है। मान लेते हैं कि किसी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपका 123 आता है और राष्ट्रपति इस पर विधेयक यानी जो भी विषय है उस पर विधेयक ला देते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं, वो तत्काल में कानून बन जाता है। और उस कानून की अवधि 42 सप्ताह तक आपकी बनी रहेगी। अगर 42 सप्ताह के अंदर 42 दिनों के अंदर, माफ कीजिएगा, 42 दिनों के अंदर आपकी इस पर अगर जो सदन चलेंगे उसमें अगर सहमति मिल जाती है तो ये आपका कानून आगे चलता रहेगा। नहीं तो 42 दिनों के बाद यानी कि 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह या 42 दिन कह लीजिए, ये खत्म हो जाएगा। आगे बात करता हूं तो क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को मिली हुई है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को ये न्यायालय के विरुद्ध आपके लेकर के जाती है। ठीक है, जो क्षमादान की शक्तियों में जो राष्ट्रपति है वो न्यायालय के विरुद्ध यानी कि सैन्य कानून के द्वारा भी इनको जो भी सजा मिलती है तो उसको भी क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, तो 5 तरह की शक्तियां अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मिली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्षमा, तो पूर्ण रूप से बिल्कुल बरी करना। ठीक है, पूर्ण रूप से बिल्कुल कैदी को बरी करना, यह क्षमा होता है। लघुकरण होता है किसी भी सजा का स्वरूप बदलना, किसी भी सजा का स्वरूप बदलना। मान लेते हैं कि किसी को मृत्यु दंड मिला हुआ था, उसको कठोर कारावास में बदल दिया, तो स्वरूप बदल दिया यहाँ पर किसी भी सजा का। परिहार का मतलब होता है प्रकृति बदलना, किसी भी दंड की प्रकृति को बदलना। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि आपको 5 वर्ष की सजा मिली थी और राष्ट्रपति के पास गए, आपको 2 वर्ष की सजा रह गई। ठीक है, तो इसको परिहार कहते हैं। विराम होता है
कि किसी मानवीय दशा को लेकर के यानी कि अपंगता, विकलांगता या गर्भावस्था को देखते हुए राष्ट्रपति ब्राह्म की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रबलंबन की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अस्थायी रूप से फांसी को या मृत्युदंड को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से। एक और बात यहाँ पर आपको जाननी होगी कि राष्ट्रपति के पास 72 को लेकर के आप केवल एक बार जा सकते हैं। अगर एक बार आपका 72 के तहत आपकी क्षमादान की शक्तियों को ठुकरा दिया गया तो आप फिर राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। और हम आज जान लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो वहीं अगर 52 की बात करता हूं तो ये पद का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 करता है। 53 में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, 54 में निर्वाचन की या चुनाव की बात कही गई है और यहाँ पर चुनाव का या निर्वाचन का मंडल है 55 में। ठीक है, क्या है? चुनाव का मंडल है आपका 55 में। ठीक है, वहीं अगर मैं 56 की बात करता हूं तो 56 में ठीक है, कहां पर आपका 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही जाती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात आपके 56 में कही जाती है। वहीं 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यताओं की बात कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति आपका पुनर्निर्वाचन हो सकता है राष्ट्रपति के लिए। 58 की बात करूं तो यह आपकी योग्यताओं के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हैं। 59 की बात करता हूं तो ये कार्यकाल की दशाओं के बारे में बताता है, तो कार्यकाल की क्या क्या दशाएं होंगी। ठीक है, 60 में आपको पता है ये शपथ के बारे में बताता है और 61 की महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया आपकी 61 में दी हुई है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये जो आज का सेशन था पसंद आया होगा। ठीक है, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो कि हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बातें थी उनको जानने का प्रयास किया। ठीक है, एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं तो ताकि आपको सहूलियत मिल सके। ठीक है, अगर मैं रिवीजन की बात करता हूं तो राष्ट्रपति, आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति के पद का प्रावधान भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक दिया हुआ है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वहीं राष्ट्रपति के नाम से सारे भारत कानून चलते हैं। कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका जो है आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, आगे बात करता हूं तो संसद के सदनों के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद के सदनों के द्वारा संसद के सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, वही आपके 50 अनुमोदक, 50 हस्ताक्षरकर्ता इनको चाहिए। ठीक है, एमएलए के मत का मूल्य निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या में निर्वाचित कुल एमएलए की संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, वही एमपी का मूल्य निकालने के लिए निर्वाचन जो आपके निर्वाचित एमएलए हो उसमें निर्वाचित एमपी की संख्या से भाग देते हैं। निर्वाचक कोटा होता है कुल वैध मतों का कुल वैध मत पड़े बटे 2+1 होता है। उसके बाद मैंने समझाया आपको ये। उसके बाद योग्यताएं थी, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। शपथ राष्ट्र अनुच्छेद 60 में है और दिलाएगा कौन? सीजेआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपको शपथ दिलाते हैं। महाभियोग आपकी प्रक्रिया दी हुई है इसमें 61 में। ठीक है, जिस सदन में आ रहा है तो 1/4 उसके सहमत होने चाहिए सदस्य, फिर उस सदन से 2/3 से पास होना चाहिए, उसके बाद दूसरे सदन से भी 2/3 से पास होना चाहिए। वही शक्तियों की बात करता हूं, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, सैन्य, आपातकालीन तमाम तरह की शक्तियां, वीटो की शक्ति, आपकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति और उसके बाद क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में आपकी राष्ट्रपति को मिली हुई है। और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आपके आर्टिकल है। पद का प्रावधान 52 में है। 53 का कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में चुनाव दिया हुआ है। 55 में चुनाव मंडल है। 56 में कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यताएं हैं। 58 में योग्यताएं हैं। ठीक है, 59 में दशाएं हैं। 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। तो आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं जब तक के लिए जय हिंद।